हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देव दुबे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। हम देखेंगे मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, मैरिज क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मीनिंग क्या है, इसका नेचर कैसा है, क्या ये सैक्रामेंटियल नेचर का है, सैक्रामेंट है, या फिर ये कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसके नेचर को समझेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट था प्री इस्लामिक एरा में, इस्लाम के आने से पहले क्या कॉन्सेप्ट था, इस्लाम के आने के बाद पोस्ट इस्लामिक एरा में क्या कॉन्सेप्ट है, इसके जो एसेंशियल एलिमेंट है इसको समझेंगे इस पूरे वीडियो में। अब हम देखते हैं प्री इस्लामिक एरा में मैरिज को लेकर क्या कॉन्सेप्ट था। जैसे कि हम जानते हैं इस्लाम की ओरिजिन होती है अरब देशों से। अरब देशों में मैरिज को लेकर यह अवधारणा थी इस्लाम आने से पहले कि मैरिज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव के लिए किए जाते हैं। उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन, यानी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करना, और दूसरा इंजॉयमेंट ऑफ सेक्स, यानी शारीरिक सुख के लिए। तो इन दो कारण से लोग शादी करते थे, निकाह करते थे। लेकिन मैरिज जैसा कोई सोशल इंस्टीट्यूशन प्री इस्लामिक एरा में प्रिवेल नहीं करता था। क्योंकि मैरिज के जैसा कोई सोशल इंस्टीट्यूशन प्रिवेल नहीं करता था, इसलिए कोई जो मैट्रिमोनियल स्टेटस होता था ऐसा कोई स्टेटस नहीं दिया जाता था। यानी आप पति पत्नी का जो दर्जा था वो उस समय प्रिवेल नहीं करता था, ऐसा कोई रिलेशन प्रिवेल नहीं करता था, और कोई सर्टिनिटी नहीं होती थी उस रिलेशन में, आज है कल नहीं, कोई चेक नहीं होता था, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता था। क्योंकि उस समय जो प्री इस्लामिक एरा था वहाँ पर लिमिटलेस पॉलीगमी प्रिवेल करती थी, आप जितनी चाहे उतनी शादी कर सके, ऐसी सिचुएशन थी प्री इस्लामिक एरा में। साथ ही साथ इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप किससे शादी करेंगे। कोई गर्ल अपने क्लोज रिलेटिव को छोड़ के किसी से भी शादी कर सकती थी, कोई बॉय अपने क्लोज रिलेटिव को छोड़ के किसी से भी शादी कर सकता था, और वो भी क्लोज रिलेटिव, क्लोज ब्लड रिलेशन होना चाहिए था। उनको छोड़ के वो किसी से भी शादी कर सकता था। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई चेक नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था। हालांकि शादी के कई प्रकार वहाँ पर रिवेल करते थे, जिसमें पिता पैसे दे के बेचना, क्योंकि उस समय वुमेन को एक ऑब्जेक्ट माना जाता था, तो बेच देना ये भी एक तरह का शादी होता था। लड़की खुद का अपना पैसा वैल्यू बता के वो चली जाना शादी करना। तो एक तरीके से जो कई फॉर्म थे मैरिज के, लेकिन वो एक तरीके से मोर और लेस प्रोस्टिट्यूशन के ही प्रकार थे। तो जो मैरिज का कॉन्सेप्ट था वो इवॉल्व होता है जब इस्लाम आता है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब को ये लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, लिमिटलेस पॉलीगमी नहीं होनी चाहिए, या तो मोनोगमी होनी चाहिए या तो लिमिटेड पॉलीगमी होनी चाहिए। तो कुछ लोगों से, चंद लोगों से अलाउ होना चाहिए शादी करने के लिए, सबसे शादी करने का अलाउड नहीं होना चाहिए। इस तरह प्रॉफिट मोहम्मद कॉन्सेप्ट लाते हैं लिमिटेड पॉलीगमी का। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो शादी है वो इन दो फोल्ड ऑब्जेक्टिव के अलावा भी कई पर्पस के लिए की जाती है। ठीक है, जैसे रिलीजियस पर्पस है उस पर्पस के लिए भी की जाते हैं, सोशल पर्पस है उस पर्पस के लिए भी की जाती है। तो कई पर्पस और भी होते हैं, और इसके साथ साथ कोई चेक कंट्रोल ना हो शादी में ऐसा भी जरूरी नहीं। एक मैट्रिमोनियल स्टेटस आता है इस्लाम के आने के बाद, एक तरह से चेक आता है, कंट्रोल आता है। साथ ही साथ कुछ और रिस्ट्रिक्शंस आते हैं कि आप किससे शादी कर सकते हैं, किससे शादी नहीं कर सकते हैं। तो इस्लाम आने के बाद एक व्यापक बदलाव आता है मैरिज के कॉन्सेप्ट को लेके अरब देशों में, और यही अरब देशों से कॉन्सेप्ट निकल के पूरे विश्व में फैल जाता है। तो आज के समय में जो कॉन्सेप्ट है मैरिज को लेके मुस्लिम लॉ में, वो जो न्यू कॉन्सेप्ट है, पोस्ट इस्लामिक कॉन्सेप्ट, इस्लाम आने के बाद का कॉन्सेप्ट है, वो प्रिवेल करता है, जिसमें लिमिटेड पॉलीगमी अलाउड है, 4 से ज़्यादा आप शादियाँ नहीं कर सकते। आपके जो शादी का रिस्ट्रिक्शंस है उसे फॉलो करना रहता है, कुछ लिमिटेशंस है, कुछ चेक है, कंट्रोल है, जैसे कि डॉवर के रूप में चेक कंट्रोल है, उसे देखना रहता है। शादी में कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हो जाते हैं जो कि पहले नहीं थे, राइट्स एंड ड्यूटीज़ हो जाते हैं एक दूसरे पार्टीज़ को, वो आपको ध्यान रखने रहते हैं। और जो स्टेटस होता है पति पत्नी का वो भी दे दिया जाता है इस्लाम के आने के बाद। तो ये टोटल स्टेटस था मैरिज के कॉन्सेप्ट को लेके, सिचुएशन था पोस्ट इस्लामिक और प्री इस्लामिक में, इस्लाम के आने के पहले, इस्लाम के आने के बाद। तो एक व्यापक बदलाव आता है, आप देख रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कि मुस्लिम लॉ में जो मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है या सैक्रामेंट है। यानी मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो मैरिज है, जो निकाह है, वो सैक्रामेंट कहा जाए या उसे एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाए लीगल व्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो इसको लेके ज्यूरिस्ट में दो पक्ष है, मतभेद है। वो कहते हैं एक पक्ष कि मैरिज जो है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिससे आप अपने बच्चों को लेजिटिमेसी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक तरीके से इसे संविदा मानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, तो इसे कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर कहते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें एक्सेप्टेंस है, ऑफर है,
एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, साथ ही साथ जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, फ्री कंसेंट, ये जब सबकी भी ज़रूरत होती है, जो लीगल एज की ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ों को देखते के वो कहते हैं कि नहीं, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप ऑफर देते हैं, एक्सेप्टेंस होता है, उस पर कंसिडरेशन दिया जाता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरी की जाती है, तो इसे एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाए। लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है कि हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा ये सैक्रामेंट है, क्योंकि लीगल पॉइंट से आप कॉन्ट्रैक्ट उसे कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी कई और रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे इस्लाम के अनुसार होना चाहिए कोई शादी। इस्लाम में कई रिस्ट्रिक्शंस है कि आप किससे किससे शादी कर सकते हैं, किससे किससे शादी नहीं कर सकते, मैक्सिमम 4 शादी कर सकते हैं, लिमिटेड पॉलीगैमी है। तो ये सब जो रिस्ट्रिक्शंस है, साथ ही साथ जो डॉवर है वो एक तरीके से मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है फॉर वुमेन, एक तरीके से कंट्रोल है, चेक है ओवर मैरिज कि आप जल्दी से किसी को डिवोर्स ना दे दें। तो ये सब तरह का एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो इसे एक सैक्रामेंट माना जाए, ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाए। तो समाज में ये दो पक्ष हैं मैरिज को लेके। लेकिन ज्यूरिस्ट जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि मोर और लेस एक तरीके से जो मुस्लिम लॉ में मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर है, विच इज टिल्टेड टुवर्ड सैक्रामेंट, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वो धीरे धीरे सैक्रामेंट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, सैक्रामेंट की तरफ झुका हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं किसी मैरिज को मुस्लिम लॉ के अंतर्गत वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है। तो मुस्लिम लॉ में 4 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं किसी शादी को वैलिड ठहराने के लिए। तो पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी, यानी पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए 3 तरीकों से, एज के थ्रू, साउंडनेस ऑफ माइंड यानी साउंड माइंड की होनी चाहिए, और तीसरा वो मुस्लिम होनी चाहिए। इंटर रिलीजियस मैरिज को लेके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसको मैं अलग एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एज रिक्वायरमेंट है वो आज के समय जो प्रिवेल करता है वो ये है कि 18 साल फॉर गर्ल्स, 21 ईयर फॉर बॉयज़, यानी 18 साल की लड़की होनी चाहिए, 21 साल का बॉयज़ होना चाहिए, या फिर इससे अबव। इससे कम की जो शादी होगी वो चाइल्ड मैरिज एबोल्यूशन एक्ट के द्वारा इलीगल है, जिससे आपको पनिशेबल भी है अगर आप चाइल्ड मैरिज कराते हैं। तो मुस्लिम लॉ पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। हालांकि जो ट्रेडिशनल मुस्लिम लॉ थे जहाँ पे कॉम्पिटेंसी जो एज की देखी जाती थी वो ये कहा जाता था प्यूबर्टी की एज, अगर कोई लड़का लड़की पार कर लिए प्यूबर्टी की एज तो उसके बाद वो शादी कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट माने जाते हैं तो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद जो एज है वो 21 और 18 और 21 रिक्वायरमेंट सेट कर दिया गया है एज पर लॉ ऑफ पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया उसके द्वारा एज रिक्वायरमेंट फिक्स कर दी गई है। ये मुस्लिम लॉ पे भी एप्लीकेबल होते हैं। और जो एज था प्यूबर्टी का जिसमें शादी के लिए कॉम्पिटेंट माने जाते थे ट्रेडिशनल लॉ के अंतर्गत, उसे एबॉलिश कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी था, एक था कॉन्सेप्ट गार्जियन फॉर मैरिज, यानी जो एक गार्जियन होते थे शादी कराने के लिए, कोई अगर माइनर चाइल्ड है तो उसके बिहाफ पे वो शादी करा सकते थे। तो ऐसे जो गार्जियन है वो भी अब शादी नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि जो चाइल्ड मैरिज है वो एबॉलिश कर दिया गया है। और अगर ऐसा कोई शादी कराई जाती है गार्जियन फॉर मैरिज के द्वारा तो इस समय इलीगल हो जाएगी। दूसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है फ्री कंसेंट, यानी जो आप वैलिड मैरिज के लिए जो कंसेंट दे, जो आप अनुमति दे वो फ्री होनी चाहिए, कोई कंपल्सन के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, कोई फोर्स में नहीं होनी चाहिए, किसी फोर्स में किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए, किसी कोअर्सन या मिस्टेक में नहीं होनी चाहिए। तो अगर जो कंसेंट है वो फ्री है तो जो मैरिज है वो रेगुलर होगी, वैलिड होगी। इसी प्रकार जो फॉर्मेलिटीज़ है मैरिज को लेकर, जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज़ सच एज आप डॉवर कह सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए किसी एक मुस्लिम लॉ को, मुस्लिम लॉ में मैरिज को वैलिड ठहराने के लिए। तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिशन है, उनका भी फॉलो होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन को भी आपको देखना है कि आप किससे शादी कर सकते हैं, किससे शादी नहीं कर सकते, क्लोज रिलेशन में शादी नहीं कर सकते, हज जाते समय शादी नहीं कर सकते। तो ये सब जो सिस्टम है इनको भी आपको रिस्ट्रिक्शंस को समझना पड़ेगा, कुछ जो बाधाएं हैं, इम्पीडिमेंट्स है शादी को उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ही आप कह सकते हैं कोई एक मुस्लिम मैरिज है वो वैलिड है। इसके अलावा जो इंटर रिलीजियस मैरिज होते हैं जिसमें एक मुस्लिम नॉन मुस्लिम से शादी करता है तो वो फासिद हो जाते हैं, इर्रेगुलर हो जाते हैं। अगर वो जो नॉन मुस्लिम वो मुस्लिम में बदल जाता है तो वो मैरिज फिर रेगुलर हो जाते हैं, वैलिड हो जाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं बदलता तो वो फासिद है, इर्रेगुलर मैरिज है, वो वैलिड मैरिज नहीं होते हैं। और अगर मुस्लिम से शादी करता है तो वो कॉम्पिटेंट है और वो शादी कर सकता है और वो मैरिज वैलिड होंगे। इसी तरीके से जो
मुस्लिम चाहे बॉय या गर्ल किताब या गर्ल से अगर शादी करता है तो वो वैलिड होता है एज पर मुस्लिम लॉ। तो कॉम्पिटेंसीज में हमने समझ लिया कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज एज के थ्रू, साउंडनेस ऑफ माइंड के थ्रू कि साउंड माइंड की होनी चाहिए, और तीसरा जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी फॉलो होना चाहिए कॉम्पिटेंसीज में इंटर रिलीजियस मैरिज को लेकर। जो दूसरा एसेंशियल एलिमेंट था फ्री कंसेंट को लेके उसे समझ लिया। फॉर्मेलिटीज़ जो होनी चाहिए ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशंस और फॉर्मेलिटीज़ उसे पूरी करनी चाहिए, और जो रिस्ट्रिक्शंस है उसे फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं एसेंशियल एलिमेंट के लिए मैरिज में। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।